मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास +1 का चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ अ वेस्पर थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। वेस्पर थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर इसका नाम बताऊं बेटा तो आपने लुईस ने आपको लुईस स्ट्रक्चर बताए थे कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं। तो जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर है वो एक सेंट्रल एटम के अराउंड अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनमें कम से कम रिपल्शन हो। देखो, जैसे मैंने कहा कि एक हमारे पास एलिमेंट है ए, मैंने कहा इसके पास यहाँ पर 2 लोन पेयर है। अब ये 2 लोन पेयर है, अगर ये पास पास है तो इनके बीच में रिपल्शन होगी। रिपल्शन से चीज़ें क्या होती हैं, दूर दूर जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? अनस्टेबल। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज करो कि वो एक दूसरे से दूर हो ताकि उनमें कम से कम रिपल्शन हो, और कम से कम रिपल्शन होगी तो एनर्जी कम रिलीज होगी, तो जिससे कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल। ठीक है। ऐसी सेम अगर हम बात करें लोन पेयर, ये तो मैंने लोन पेयर की बात बता दी। अगर 2 बॉन्ड एक पास पास है तो सेम उनके बीच में भी रिपल्शन होगी, क्योंकि सेम चीज़ें हैं बेटा, सेम चीज़ें हैं तो उनमें रिपल्शन होगी। रिपल्शन से चीज़ें दूर दूर जाती हैं और दूर दूर जाने से वो क्या हो जाती है? लेस स्टेबल हो जाती है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लुईस स्ट्रक्चर देने के बाद, लुईस ने जो स्ट्रक्चर दिए थे, सेडविक और पोवेल साइंटिस्ट था, उसने 1940 में एक थ्योरी दी थी जिसको हम वेस्पर थ्योरी या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि एलिमेंट के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐसे अरेंज करो कि उनमें कम से कम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो देखो, ये थ्योरी क्या कहती है? द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आपको पता है बेटा, एक सिंगल, जो कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मैंने PCl5 लिखा तो P क्या है? सेंट्रल एटम। अगर मैंने SF6 लिखा तो S एक सिंगल है, वो क्या है? सेंट्रल एटम। तो वो क्या कहता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड F6 और 5 Cl को ऐसे अरेंज करो कि वो एक दूसरे से दूर दूर हो। सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एंड मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर दैट देयर आर नो फर्दर रिपल्शन, ताकि उनमें फर्दर रिपल्शन ना हो, जिससे कम एनर्जी रिलीज हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, +2 में भी बहुत बार आएगा, आगे भी बहुत बार आएगा। इस थ्योरी की हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब इसी अजम्पशन के बेस पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने अपने कुछ पॉइंट्स दिए थे। अब वो क्या पॉइंट्स दिए थे देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, मेन पॉइंट्स ऑफ अ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है? क्या कहती है वेस्पर थ्योरी? द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ 2 एटम। जैसे एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो उसकी शेप हमेशा क्या होगी? लीनियर। जैसे मैंने कहा कि अगर IF है, 2 एलिमेंट है, एक आयोडीन एक फ्लोरीन, तो इसकी शेप क्या होगी? I के साथ क्या जुड़ जाएगा? F। अगर ऐसे मैंने कह दिया कोई भी 2 एलिमेंट है, H2 है, 2 H है, एक H के साथ दूसरा H जुड़ गया, इसकी शेप क्या होगी? हमेशा लीनियर। कि जब भी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे तो उसकी शेप हमेशा क्या होगी? लीनियर। उसके बाद क्या है? फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम, अगर 3 या 3 से ज़्यादा एटम जुड़े हैं तो उसमें एक एटम जो सिंगल एटम होगा उसको सेंट्रल एटम मानेंगे और दूसरे एटम्स उससे जुड़े होंगे। जैसे अगर मैंने कहा कि AB2 है, अब देखो इसमें AB2 में टोटल कितने हो गए? 2 और 1 3 एटम हो गए। तो जो सिंगल होगा उसको सेंट्रल एटम कहा हमने, क्या कहा? A सेंटर में लिखा जाएगा और B इस A के आसपास जुड़ेगा। चाहे ऐसे भी जुड़ सकता है और वो ऐसे भी जुड़ सकता है, तो उसकी शेप कुछ और होगी। अगर मैं कहूँ कि AB3 है तो A सेंट्रल एटम है और 3 B's के साथ जुड़ेंगे इन आ पर्टिकुलर शेप। तो क्या कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल में अगर 3 या 3 से ज़्यादा एटम होंगे तो उसमें जो एक सिंगल एटम है वो सेंट्रल एटम है और बाकी सारे उस सेंट्रल एटम के क्या होंगे? आसपास जुड़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद वो क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम के आसपास सेम एटम है और सारे ही बॉन्ड
होंगी, जैसे मैंने कहा कि ए है, अगर इसके सब आसपास चारों के चारों ही बॉन्ड पेयर हैं तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर में रिपल्शन एक जैसी होगी, क्योंकि सारे ही बॉन्ड है, रिपल्शन भी चारों बॉन्ड में सेम रहेगी। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, रिपल्शन सेम रहेगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल या फिर रेगुलर मॉलिक्यूल। अगर फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर सेंट्रल एटम के आसपास, जैसे मैंने कहा कि ए है, अगर इसके आसपास एक बॉन्ड है, लेट्स सपोज 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो ये अलग अलग चीज़ें होगी ना, लोन पेयर भी है और बॉन्ड भी है, तो इनमें जो रिपल्शंस होंगी वो अलग तरीके की होंगी कि लोन पेयर में अलग रिपल्शन होगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अलग रिपल्शन होगी, इस बॉन्ड पेयर में अलग रिपल्शन होगी। तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोल देते हैं, इररेगुलर और डिस्टॉर्टेड। सिमेट्रिक का मतलब क्या, अगर सारे ही सेंट्रल एटम के आसपास बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर सारे ही लोन पेयर हैं तो रिपल्शन सेम होंगी, तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक और रेगुलर ज्योमेट्री। अगर अलग अलग है, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो उसमें रिपल्शंस किसके अकॉर्डिंग होती हैं, ये आपको याद करना है। लोन पेयर में रिपल्शन हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। LP मतलब लोन पेयर, BP मतलब बॉन्ड पेयर। तो क्या कहती है वेस्पर थ्योरी कि लोन पेयर रिपल्शन आर स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और अगर एक मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप, लास्ट पॉइंट क्या बेटा फिफ्थ, कि मॉलिक्यूल की जो शेप है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है कि उसके आसपास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। जैसे आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाया तो आप 1 बॉन्ड लगा रहे हो, 2 बॉन्ड लगा रहे हो, कहीं पे लोन पेयर लगा रहे हो, तो ये किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले स्टेप में आप उसके क्या कैलकुलेट करते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हो ना, तभी तो आप बताते हो कि इतने बॉन्ड आ रहे हैं, इतने लोन पेयर आ रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किस पे डिपेंड करेगी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और उन इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है बेटा। अब मेन वेस्पर थ्योरी का क्या काम है, वेस्पर थ्योरी का मेन काम ये है कि अगर आपको वो इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने आते हैं जो आपने लुईस स्ट्रक्चर में भी किए, कि अगर आपको पता चल जाता है कि इसमें इतने लोन पेयर हैं, इतने बॉन्ड पेयर हैं, तो वो अपने आप को एक सेंट्रल एटम के अराउंड कैसे अरेंज करेंगे कि उनमें कम से कम रिपल्शन हो और स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर शेप्स याद करनी पड़ेंगी कि अगर आपके पास एक सेंट्रल एटम है और उसके बाद 3 सराउंडिंग एटम है, तो अगर उसमें एक लोन पेयर आ रहा है तो आप कहाँ पे बनाओगे, 2 लोन पेयर आ रहे हैं तो कहाँ बनाओगे, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहले आप जनरल शेप्स लर्न करोगे, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो बेटा, आपने ये याद रखना है, अगर आपको मैं जो फॉर्मूला बताऊंगी बाद में, उस फॉर्मूले की हेल्प से आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ जाते हैं और उन 2 में से 2 के 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो लोन पेयर क्या हुआ ही नहीं, कुछ भी, 0 हुआ। तो वो कौन सी टाइप बनेगी, A हमेशा लिखोगे फॉर सेंट्रल एटम, और कितने बॉन्ड पेयर के लिए B लिखोगे बेटा, लोन पेयर के लिए N लिखोगे। तो कितने बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, 2, तो क्या बनेगी टाइप AB2। तो इसकी शेप कैसे बनाओगे, A सेंटर में और दोनों B बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, इनकी पोजीशन फिक्स है, उनको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, हमेशा ऐसे लिखोगे, सेंट्रल एटम सेंटर में और 2 जो भी बॉन्डेड एटम होंगे B की जगह उनको साइड में लिखोगे। और इस शेप का नाम क्या होगा बेटा, लीनियर। देखो जैसे मैंने कहा CO2 है, इसकी शेप बनाओ, तो C एक सेंट्रल एटम है, C 2 O जुड़े हुए हैं, तो इन O को इधर डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो इस शेप का नाम क्या दे देंगे, लीनियर। बट ये बनाएंगे कैसे, इसका फॉर्मूला है, वो मैं आपको एक बार शेप्स बता दूंगी, आप लर्न कर लोगे तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है। ऐसे अगर 3 के 3 आपके पास सॉल्व करके उस फॉर्मूले को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आता है और तीनों के तीनों ही बॉन्डेड है, तो लोन पेयर क्या हुआ बेटा, 0। तो क्या बना, A फॉर सेंट्रल एटम फॉर बॉन्डेड एटम इज 3। तो कैसे जुड़ेंगे, 3 की शेप क्या होती है बेटा, ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, बहुत ही लाइट सी बनाओगे पेंसिल से। ठीक है। सेंटर में A लिखोगे, इसके जो 3 कॉर्नर है वहां पर क्या आ जाएगा, और इस शेप का नाम क्या होता है बेटा, ट्राइएंगुलर प्लेनर। और अगर 3
आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आए और 3 में से 2 बॉन्डेड है और 1 लोन पेयर है, टाइप यही बनेगी बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आए, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना अगर तीनों के तीनों लोन पेयर नहीं है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर नहीं है, तो जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो क्या बनेगी, एक फॉर सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर इज 2 एंड द लोन पेयर इज 1, तो क्या आ जाएगा AB2L। तो वो लोन पेयर कहाँ बनाओगे बेटा, यहाँ पे तो वो बॉन्डेड एटम लिखोगे हमेशा, और लोन पेयर हमेशा ही यहीं पे लगाओगे, फिक्स है ये यहाँ पे फिक्स क्यों करा, क्योंकि वेस्पर थ्योरी कहती है कि हमने सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐसे अरेंज करना है कि उनमें कम से कम रिपल्शन हो और स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोल देते हैं, अगर आप इस लोन पेयर को छुपाओ तो ये उल्टा वी बन रहा है, इसको वी शेप बोलते हैं या फिर इसको बेंट शेप। क्लियर है बेटा, अगर आपने साथ के साथ नहीं नोट डाउन करा तो आप इसको पोज करके बाद में नोट डाउन कर लेना। आगे देखो, अगर आपके पास बेटा सॉल्व करके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आते हैं और 4 के 4 ही बॉन्डेड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो टाइप क्या बनेगी, AB4। कैसे बनाओगे, ट्रायंगल बनाते हो ना बेटा, ऐसे ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे बनाओगे, ऐसे उन कॉर्नर्स को रब कर दोगे और एक बॉन्ड इधर, 4 है ना बॉन्डेड, तो इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, यानी कि सेंट्रल एटम सेंटर में और चारों बी जुड़ जाएंगे, चारों के चारों ही बॉन्ड पेयर है। अब इसी में ही पॉसिबिलिटी है बेटा, अगर 3 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं और 1 लोन पेयर आ जाता है, 3 और 1 4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या रहे, 4 ही रहे ना, तो क्या बनेगा, A फॉर सेंट्रल एटम, B3 एंड L। तो वो लोन पेयर कहाँ आएगा, A ऐसे नीचे वाले तीनों B, जैसे AB3 में करा था, तो वो लोन पेयर एक कहाँ आ जाएगा, ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, इस शेप का नाम क्या है बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ऐसे ही एक और पॉसिबिलिटी है, अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर आ जाते हैं तो AB2L2 बन गया। अब वो 2 लोन पेयर कहाँ पे आएंगे, A ऐसे, एक B, दूसरा B, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, बेंट शेप। क्लियर है बेटा, देखो अब आगे। अब बेटा अगर सॉल्व करके 5 आ जाता है और 5 के 5 ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, तो क्या बनेगा, AB5। शेप कैसे बनेगी, देखो ट्रायंगल आप ऐसे बना रहे थे खड़ी हुई, अब खड़ी हुई नहीं बनानी आपने, कैसे बनानी है, उसको लिटा देना, सेंटर में एक 3 कॉर्नर ये हो गए, 5 बनाने हैं ना, टोटल 5 बॉन्ड, एक इस प्लेन से, इस ट्रायंगल से ऊपर और एक नीचे, इसका मतलब क्या, 1 इज अबव द प्लेन एंड द सेकंड 1 इज बिलो द प्लेन, और ये तीनों जो कॉर्नर है वो ट्रायंगल के कॉर्नर है, एक ही प्लेन में है, तो पांचों के पांचों ही बॉन्डेड है, तो B लिख सकते हैं। इस शेप को क्या नाम देते हैं बेटा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ऐसे ही सेकंड सिचुएशन, अगर 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो AB4 और L1, टोटल हुए तो 5 ही ना इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल 4 और 1 5, जिसमें से 4 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर कहाँ बनाओगे बेटा, आप ये वाले कॉर्नर पे बनाओगे, ये B ऐसी रहेगा, ये वाले B भी ऐसे रहेंगे, ये वाला B भी ऐसे रहेगा, मतलब ट्रायंगल के इस कॉर्नर पे लोन पेयर। तो ये जो शेप आई ये ऐसे बन जाती है, अगर मैं इसको हल्का सा मिलाऊं तो जैसे हमारे पास दांती या फिर नाइफ के आगे एजेस होते हैं ऐसे, इसको हम क्या बोल देते हैं, सीसा अरेंजमेंट। क्या बोल देते हैं इसको, सीसा अरेंजमेंट। अब उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी देखो इसकी, अगर 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो क्या बनेगा, AB3L2, वे 5 ही। अब वो 2 लोन पेयर कहाँ आएंगे बेटा, A यहीं, B ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के यहाँ पे B आ जाएगा, 2 लोन पेयर यहाँ पे आएंगे। अगर मैं इसको छुपा दूँ तो ये क्या बन रहा है, ऐसे सीधा T बन रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, T शेप। ऐसी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है बेटा,
अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है तो AB2L3, तो कैसे बनेगी बेसिक शेप? 5 की यही शेप है ना बेसिक। अब 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर कहाँ आएंगे बेटा? ट्रायंगल के तीनों कोने पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी। अगर मैं लोन पेयर को छुपाऊं तो एक सीधी लाइन आ रही है, तो इसको क्या बोल देते हैं? लीनियर। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर सॉल्व करके आपके पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो 6 के 6 ही बॉन्डेड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या आएगा? AB6। 6 की कैसे शेप बनेगी? पहले स्क्वायर बनाओगे। स्क्वायर के आपको पता 4 कॉर्नर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, पूरे 6 हो गए। 6 के 6 ही बॉन्डेड है, 6 की 6 ही जगह क्या आ जाएगा? B। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? अगर 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो क्या बनेगा? AB5 और L। बेसिक शेप ऐसे बनाओगे 6 की, जैसे मैं बता रही हूँ। ए सेंटर में। अब 1 लोन पेयर क्या आएगा? चाहे ऊपर डालो चाहे नीचे डालो, वो आपकी मर्जी है। बाकी 5 पे एटम के नाम आ जाएंगे जो जुड़े हुए हैं इससे। इसको क्या बोलते हैं? ऐसी लास्ट पॉसिबिलिटी है, अगर 4 बॉन्डेड और 2 लोन पेयर है तो AB4L2, तो वो लोन पेयर कहाँ आएंगे? बेसिक शेप ऐसी है स्क्वायर की, तो 1 लोन पेयर ऊपर 1 लोन पेयर नीचे, स्क्वायर के चारों कॉर्नर फिल हो जाएंगे। इसको क्या बोल देंगे? स्क्वायर प्लेन। आपके लिए बेटा ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इसी की हेल्प से आप फर्दर इनकी शेप्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, कोई भी आपको दिया हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो बेटा, मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे ये मॉलिक्यूल है ClF3, मैं कहती हूँ कि इसकी बताओ कौन सी शेप हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बेटा? आप क्या कैलकुलेट करोगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस सिंगल बॉन्डेड एटम। अब ये सिंगल बॉन्डेड एटम क्या है? अगर सेंट्रल एटम देखो ClF3 है, जो एक होगा वो सेंट्रल एटम है। अगर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो या नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उस केस में यहाँ पर 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, बाकी सभी क्या जुड़ते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है बेटा? अब देखो क्या है, कैसे निकलेगा फर्स्ट स्टेप। देखो 1/2 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो। सेंट्रल एटम कौन सा? Cl और F3 में से Cl है ना, सिंगल है, पता चल गया सेंट्रल एटम है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर 17, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7, 2, 8, 7 प्लस सिंगल बॉन्डेड कितने जुड़े हुए हैं इसके ऊपर? 3 F जुड़े हुए हैं, प्लस 3 कर दिया। अगर इसके ऊपर बेटा कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा, जितना नेगेटिव होएगा उतना जोड़ दोगे, अगर पॉजिटिव होगा तो उतने माइनस कर दोगे, जैसे आपने लुईस स्ट्रक्चर में किया था। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास? 10/2 5, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए बेटा? 5। अब सेकंड स्टेप क्या है? बॉन्ड पेयर निकालने हैं। अब बॉन्ड पेयर कैसे निकालोगे? देखोगे कि कितने सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, और जोड़ते हुए आपने ध्यान रखना है, चाहे O है, चाहे N है, चाहे F है, कोई भी है, वो कितने जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं बेटा? 3। और उसके बाद अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? लोन पेयर। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर थे 5, 3 ने बॉन्ड बना लिए, तो रह कितने गए? 2। अब कौन सी टाइप बनेगी ये? देखो बेसिक आप क्या देखोगे? 5 वाला जो सेकंड लास्ट नंबर पे मैंने बताया था, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 आते हैं, उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड बनाने और 2 लोन पेयर है, तो क्या बनेगी? A फॉर सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर B से रिप्रेजेंट होगा, कितने हैं? 3, लोन पेयर 2, N2, ये बन गई। अब शेप बनाओ ClF3 की।
5 5 की क्या शेप बताई थी आपको मैंने? ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, ऐसे बनाई थी बेसिक शेप 5 की। अब 5 में से 3 जुड़े हुए हैं, यानी कि सेंट्रल एटम एक है Cl, उसको तो सेंटर में लिख दोगे। अब 3 जुड़े हुए हैं, वो 3 जो बॉन्डेड थे वो कहाँ पे जुड़े होंगे? यहाँ पे, एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ, और जो लोन पेयर है वो कहाँ आएंगे? यहाँ पे। और इस शेप का नाम क्या था? टी शेप। क्लियर है बेटा? देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो NH2 नेगेटिव है बेटा, इसका हम करेंगे सेकंड एग्जांपल। वही फर्स्ट स्टेप क्या निकालोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 1/2। नाइट्रोजन अकेला है तो सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 7 एटॉमिक नंबर होता है 2, 5 प्लस H कितने हैं? 2। अब एक नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 + 1 8, 8/2 कितना आ गया? 4। अब इस 4 में से कितने बॉन्ड पेयर है? टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि नाइट्रोजन के आसपास 4 आने हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, उन 4 में से कितने जुड़े हुए हैं? 2 H है ना, बॉन्ड पेयर इज 2 एंड द लोन पेयर कैसे निकालेंगे? टोटल में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो, 4 - 2 कितना आ गया? 2। क्लियर है? अब क्या बनेगी इसकी टाइप? A फॉर सेंट्रल एटम एंड द बॉन्डेड इज 2 एंड द लोन पेयर इज 2। 4 की क्या शेप बताई थी बेसिक? टेट्राहेड्रल, ऐसी बताई थी ना। अब 2 H जुड़ रहे हैं, सेंटर में क्या आएगा? सेंट्रल एटम N। अब 2 H जुड़ रहे हैं, वो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पर। यहाँ पर क्या आगे? 2 लोन पेयर। इसका नाम क्या था शेप का? बेंट शेप। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो अब एक और एग्जांपल। अब देखो हम कैलकुलेट करेंगे H3O पॉजिटिव की शेप। कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉन पेयर 1/2। अब सेंट्रल एटम कौन सा? H के O, क्योंकि A अकेला है, O अकेला है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 प्लस H जुड़ रहे हैं इसके साथ 3 -1 क्योंकि एक पॉजिटिव है। कितना आ गया? 9 में से 1 8, 8/2 कितना आ गया? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए बेटा? 4। कितने बॉन्ड पेयर हैं? कितने जुड़ रहे हैं O के साथ? 3। लोन पेयर इज 4 - 3 = 1। क्या बनेगी शेप? AB3L। 4 है ना, 4 की अभी बताई थी बेसिक शेप क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर कहाँ आएगा? यहाँ पे। सेंटर में क्या आएगा? O। इसको बनाना है, A भी नहीं लिखना, जो दिया होगा वो लिखना है। 3 H जुड़ रहे हैं, क्या नाम है इसका? V शेप या फिर बेंट शेप या फिर ट्रायगोनल प्लेनर भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा? अब देखो एक और एग्जांपल बता रहे बेटा। CO2 इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करो 1/2। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 एटॉमिक नंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 प्लस ऑक्सीजन। अब मैंने कहा था अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है ना, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? 0, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं उन्हीं के लिए हम उनका नंबर लेते हैं, बट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो इसी करके मैंने 0 लिया जो आपको पहले बताया था। सॉल्व करो क्या आएगा? 4/2 कितना आ गया? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गए? 2। ठीक है बेटा? उसके बाद बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 ही और जुड़े हुए हैं। लोन पेयर कितने हो गए? 2 - 2 0। तो क्या बनेगी शेप? A फॉर सेंट्रल एटम, दोनों के दोनों ही बॉन्डेड है, AB2। तो AB2 की क्या शेप थी? C सेंटर में, 2 O इधर, O डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो कैसी शेप बनी इनकी? लीनियर। ऑक्टेट कंप्लीट कर दें। ठीक है बेटा? आई होप बेटा आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे शेप्स बनानी है। अब मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर रही हूँ, आपने इनकी शेप्स बनानी है, एक बार नोट डाउन करो। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4, H2S, PH3 फॉस्फीन, SF4, SF6, ये SI है बेटा। सेकंड नंबर पे SI सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और ये सल्फर टेट्राफ्लोराइड है ClF5 और SO3। इनके आप असाइनमेंट सेंड करोगे बेटा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। आई थिंक पर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो बेटा आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ आपका आज का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।